नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। देखो, पिछली वीडियो में हमने 1857 की क्रांति के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। ये वाला अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप देख लीजिएगा, ठीक ना। देखो, उस वीडियो का इस वीडियो से ज़्यादा लेना देना नहीं है। इस वीडियो को अगर आप स्वतंत्र रूप से इसको देखिए पहले, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। और ये वीडियो जो होगा जो आपका क्या बोलता है, प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, और ये आधुनिक भारत हो गया। तो आधुनिक भारत के अंतर्गत से पूछा जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो होंगे यहीं से कवर होंगे, ठीक ना। तो अगर आपने आगे की वीडियो देखी है नहीं देखी है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं। इसको आपको ध्यान से सुनना है, जो मैं पॉइंट बोलूँगा, और उनको समझना और याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। देखो, यहाँ पे लिखा है महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब आप शायद समझते होंगे कि महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब क्या होता है। मतलब ये आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको इस बात को दिमाग में अपने घुसा देना है पहले कि ये पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और अगर ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं तो आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे से रिलेट करके चीज़ों को याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। और एक बात और पहले शुरू करने से पहले बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लूसेंट की पूरी सीरीज हम इसी चैनल पे अपन ख़त्म करेंगे, तो आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प होगी इससे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देखिए। चलो शुरू करते हैं। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा हुआ। ये मैंने पॉइंट कुछ समय पहले ही बताया था पिछली वीडियो में। देखो, यहाँ पे लिखा है सन्यासी विद्रोह सबसे पहले हुआ था 1760 से 1800 ईस्वी तक चला था। ये बिहार और बंगाल के क्षेत्र में चला था सन्यासी विद्रोह। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है, और ये पॉइंट जो है कि सबसे पहले अंग्रेज विरोधी संघर्ष कौन सा हुआ था, ये अभी MTS 2022 वाला जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि आनंद मठ किसकी रचना है? तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। इस वीडियो को हम लोग थोड़ा स्पीड में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं और थोड़े ज़्यादा फैक्ट्स भी हैं। तो इसको हम लोग रिवाइज करने की दृष्टि से क्योंकि पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा इसमें डिटेल में घुसेंगे नहीं, अपन स्पीड में क्विक रिवीजन की तरह से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। और जहाँ पे जो पॉइंट हमको इंपॉर्टेंट होगी कि इसको बताना आवश्यक है, इसको आपको याद करना है, तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप रिलैक्स माइंड होकर वीडियो को सुनो और बातों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। चलो देखो, 1827 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना करी। कब करी थी? 1887 में। कहाँ करी थी? इंग्लैंड में। क्या करी थी? भारतीय सुधार समिति की स्थापना, ठीक है। तो ये जो है ना दादा भाई नौरोजी, इनको क्या बोला जाता है? भारत का वयोवृद्ध पुरुष, इस तरह से बोला जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इस तरह से भी बोला जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। दादा भाई नौरोजी काफ़ी फेमस क्रांतिकारियों में से एक थे ये भी, मतलब उस समय के। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके बारे में जितनी भी चीज़ें रहेंगी आपको सबको याद करना है। देखो, दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना करी। चलो आगे देखते हैं। 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। क्योंकि क्यों चलता गया? क्योंकि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में 28 दिसंबर को, तो उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया था, तो इसके कारण से। और देखिए, नरौजी दत्त एवं नरौजी दत्त, ये दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक ना। दत्त एवं वाचा ने धन निकास की सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। तो यहाँ से पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक की लेखक किसने करी है? तो किसने करी है? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसकी रचनाकार कौन है? दादा भाई नौरोजी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी ये क्षेत्र है यूके के अंतर्गत, तो वहाँ से इन्होंने 1892 में चुनाव जीता था। तो ब्रिटिश संसद के अंतर्गत चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन? दादा भाई नौरोजी, ठीक। चलो आगे देखते हैं हम लोग। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल या किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ये वायसराय वाला जो वीडियो बनाया है उसके अंतर्गत सब कुछ अच्छे से बता रखा है, तो आपको ध्यान होगा। और ये कब हुआ था? ये डेट आपको याद रखनी है, 1905।
अब जितनी भी डेट आएंगी ना आपको ध्यान रखना है, और कैसे ध्यान रखना है इसको मैं सब, चूँकि सब कुछ हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आप बस सुनते जाओ, आपको याद होते चला जाएगा, और मैं उसको बार बार रिपीट करके पीछे का भी लिंक करके आपको बताऊंगा तो याद हो जाएगा। और एक चीज़ और बोल रहा हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर वीडियो स्किप करोगे तो क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, और एग्जाम में जो आप छोड़ दोगे ना वही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आपको, अगर आप पेपर दे चुके होंगे तो आपको अब तक एक्सपीरियंस हो चुका होगा, ठीक है। देखो, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक ठीक। अब देखो आगे, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। तो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है बस उसको आपको सुनते जाना है, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे मैं स्टार लगा के इस तरह से आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। और देखो, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के संजीवनी में पत्र, जो इनका पत्र लिखते थे ये लोग कृष्ण कुमार मित्र, तो उनके पत्र संजीवनी के अंतर्गत 1905 में प्रस्तुत किया गया था। हाँ देखो, 1906 में कलकत्ता 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने। पहली बार स्वराज की मांग की गई। देखो, 1906 में स्वराज की मांग की गई, किसने करी? अध्यक्षता किसने करी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने करी थी अधिवेशन की अध्यक्षता। कहाँ कहाँ यह अधिवेशन हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था 1906 में। तो इसी में जो है स्वराज की मांग की गई। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई कब की गई? तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 में, ठीक है। और स्वराज की मांग की कब की गई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के 1906 में। 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसकी जो अध्यक्षता किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने। वहाँ पे स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई। ठीक, चलो आगे देखो, स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस के अंतर्गत 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल दो भागों में विभाजित होगी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने करी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एक ध्यान कैसे रखना है, सुनो मेरी बात। देखो, जब 1905 में यहाँ पे लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन की इसमें घोषणा कर दी, उसके बाद क्या है कि इसमें अलग अलग लोगों ने विरोध किया कि बंगाल हमारा एक है, उसको विभाजित मत करो, ठीक। और इस तरह से स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया इसी के विरोध में। किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। और स्वदेशी आंदोलन जो है चलाया जा रहा था तो उसमें अलग अलग, जैसे कि कांग्रेस के अंतर्गत अलग अलग नेता थे, वो अलग अलग विचारधारा रखते थे, गरम दल और नरम दल के लोग। तो उन्होंने बोला कि इस तरह से चलाओ, इस तरह से चलाओ, तो अलग अलग लोगों ने इस तरह से, मतलब उनमें मतभेद हो गया, जिसके कारण से 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दो अलग अलग पार्ट में कांग्रेस विभाजित हो गई। अब यहाँ पे आपको जो पॉइंट याद रखनी है वो ये रखनी है, एक तो ये डेट याद रखनी है 1907। तो इसको कैसे रखेंगे? 1907 आप बिजली याद रख सकते हैं। देखो 1907, सात क्या क्या होता है? सूरत गुजरात में है, गुजरात में हुआ था। तो इसको इस तरह से बस सटीक बैठ रहा है ना, 7 सूरत 7 समंदर, इस तरह से ध्यान रखिए। तो 1907 में सूरत में, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा, नहीं आया तो फिर से सुनो। 1907 के सूरत अधिवेशन में, 7 के सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में कांग्रेस विभाजित हो गई स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर। और फिर मिली कब? 1916 में, जब उन्होंने इलाहाबाद के अंतर्गत सम्मेलन हुआ था। उस समय महात्मा गांधी जी भी आ गए थे, तो उन्होंने सबको मिलाया फिर बाद में। इस तरह से समझिए, ठीक है। तो उसको मैं आगे पॉइंट मिलेगा तो 1916 वाला बताऊंगा। पहले आप इतना ध्यान रखो कि 1907 में गरम दल और नरम दल में कांग्रेस पार्टी का डिवीजन हो गया, और 1905 में बंगाल विभाजन का लॉर्ड कर्जन ने घोषणा करी थी, और 1907 में कांग्रेस नरम दल गरम दल में विभाजित हो गया, ठीक है। ज़्यादा बार रिपीट करूंगा क्योंकि तभी आपको याद होगा, तो सुनते रहना है। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रसिद्ध गीत अमर सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है, आपको बस यहाँ पढ़ते जाओ, सुनो। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। यहाँ पे आपको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है।
युगांतर का प्रकाशन किसने किया? युगांतर समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1893 एक परिवर्तन बिंदु क्यों था? क्योंकि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी जो थे, इनका जन्म जो हुआ था 1863 में और 1902 में इनकी मृत्यु हुई। तो इन्होंने 1893 के अंतर्गत अमेरिका गए। अमेरिका में कहाँ गए? शिकागो में। ये आपको जगह याद रखनी है, शिकागो सम्मेलन, ठीक है ना। अब कब गए थे? 1893। ये भी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। और सुनो, पहले इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इनसे रिलेटेड फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। सुनो, 1893 में स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का मौका दिया गया। जैसे ही उन्होंने अपना वक्तव्य, वहाँ पे जो भाषण शुरू किया, संबोधन, और क्या बोला, यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, अमेरिका के भाइयों और बहनों, इतना जब उन्होंने बोला ना, तो वहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट से न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? तूफानी हिंदू कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। ये जब 1893 में शिकागो सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? बताओ क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? 1893 के अंदर ही महात्मा गांधी जो है अब्दुल्ला सेठ नामक एक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, और वापस कब आएंगे? 2015 के आसपास वापस आएंगे, ठीक ना। तो ये 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। इनका जन्म जो है 1869 में हुआ था और मृत्यु 1948 में हुई थी, ठीक है। चलो और देखो, अब यहाँ पे इनकी जो 1893 से रिलेटेड 2 ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक ना, ज़्यादा सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया। अनुशीलन समिति का गठन किया किसने? पी मित्रा ने, ठीक। जिसका उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून, यानी कि तुम हम इंडियन का खून करोगे तो अंग्रेजों को भी खून कर दिया जाएगा। ये अनुशीलन समिति का उद्देश्य था। तो अनुशीलन समिति के गठन किसने किया था? पी मित्रा ने। इसका मतलब उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून, ठीक है। और आगे देखो, यहाँ पे ये पॉइंट भी पढ़ो आप। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक एक संस्था को स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केसरी पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो केसरी का प्रकाशन कौन करेगा? आप दिमाग लगा के बताओ। केसरी मतलब केसरिया रंग, इस तरह से रिलेट करके याद रखिए। केसरी का प्रकाशन वही करेगा जो तिलक लगाएगा माथे पे, ठीक है। तो इस तरह से रिलेट करके आप याद रखिए कि जो तिलक लगाएगा वही केसरी का प्रकाशन करेगा। तो ये जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ही केसरी का प्रकाशन किया था महाराष्ट्र से, ठीक है। और तिलक ने जो है 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव यानी गणपति जो गणेश जी की पूजा होती है, इसका प्रारंभ किसने करा था? तो ये तिलक नहीं किया था, बाल गंगाधर तिलक ने ही, ठीक ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और सुनो, वेलेंटाइन सिराले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है। तो भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितने पॉइंट यहाँ पे मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी पॉइंट मेरे मुंह से निकल रहे हैं वो हर किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, हर पॉइंट को ध्यान से सुनते चलना है और कोशिश करनी है कि हमारे दिमाग में भी स्टोर रहे। और नहीं भी रहेगी तो कम से कम एटलीस्ट सुनना है, क्योंकि अगर सुने रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड में जाके चीज़ें स्टोर रहती हैं, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लिक कर जाएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनते रहो, ठीक। देखो, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को, ठीक। अब देखो, महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया? महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया? परांजपे ने। काल का संपादन किसने किया? काल एक पत्र था, इसका संपादन परांजपे ने किया, ठीक है। और सुनो, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया, बट हत्या हो नहीं पाई थी, ठीक है। बाद में इनको जो है
चाकी ने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को लगभग 18 वर्ष की अवस्था में फांसी पर चढ़ा दिया गया इसके कारण से। यहाँ देखिए 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी के समय काल में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी। कहाँ करी? लंदन के अंतर्गत इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने करी? कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, और आगे देखो, जस्ट सेकंड इसको देख लेते हैं। हाँ ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, चलो आगे देखते हैं। अब 1905 में तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया था। अब देखो यहाँ पे पॉइंट सुनो, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया और इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी जो वाइफ थी मैरी इनके स्वागत में किया। तो मतलब जॉर्ज पंचम और मैरी कब आए थे? तो इनको ध्यान रखना है कि 1911 में आए थे। ये डेट ऐसे हैं ना कि इनको आपको भूलना नहीं है। अगर आपको अपने इंडिया की हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री एटलीस्ट नहीं, सॉरी आधुनिक भारत के बारे में नहीं पता है तो फिर क्या ही पता है। अपने देश के बारे में इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए आपको। अगर नहीं है तो याद करो इसको, कोई ऑप्शन नहीं है। सुनो पॉइंट को मेरे ध्यान से। देखो, जो लॉर्ड हार्डिंग था 1911 में, इसने दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया और जॉर्ज पंचम और मेरी को, ब्रिटेन के जो ये राजा थे, इनको बुलाया। और इस जो यहाँ पे जो उन्होंने जो आयोजन किया था वहाँ पे क्या क्या मुख्य बातें हुई इसको आपको सुनना है। तो सबसे पहला जो काम किया गया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि इनमें बहुत सारे आंदोलन चले थे इंडिया के अंतर्गत कि हमको बंगाल विभाजन नहीं करना है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो चला था बंगाल विभाजन के विरोध में, तो इसके तहत ये काम पहला किया गया कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और क्या किया गया? राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1911 में घोषणा हुई और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ के अंतर्गत आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी कलकत्ता से। 13 लिख गया लेकिन ये 12 ही है, ध्यान रखो इसको, थोड़ा माउस में लिखने में दिक्कत हो जाती है। ठीक ना, कंसिडर कर लिया करो, समझ जाया करो बोलता हूँ तो। देखो 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी, परंतु दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब मिला? तो इसको 1991 में मिला और 69 में संविधान संशोधन के अंतर्गत ये दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा का मतलब ये हुआ कि संविधान के अंतर्गत इसको राजधानी मान लिया गया। ठीक ना, इसको दोनों में डिफरेंस है। भारत को दिल्ली राजधानी बनाया गया 1912 में और राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब प्राप्त हुआ संविधान के अंतर्गत? तो 1991 में 69 में संविधान संशोधन के अंतर्गत इंस्टीट्यूशन आता है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक ना, तो आपको हल्के में नहीं लेना है पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। देखो अगला पॉइंट, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। कौन है लॉर्ड हार्डिंग? यही 1911 वाला। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी कुछ को फांसी दे दी गई। तो ये सब आपको बात याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देखो, 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका के अंतर्गत गदर पार्टी की स्थापना करी थी, जिस सोहन सिंह भागखना इसके प्रथम अध्यक्ष हुए और लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री हुए और कांसीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। इसमें से क्या क्या आपको ध्यान रखना है कि आपको पहली बात सिर्फ इतनी ध्यान रखनी है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी। 1000 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उससे भी अधिक। ठीक है, जितने भी एसएससी के पेपर होते हैं ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है एसएससी का। गदर पार्टी की स्थापना किसने करी? लाला हरदयाल ने। तो ये आपको पता होना चाहिए। गदर पार्टी की स्थापना किसने करी? लाला हरदयाल ने करी। और कहाँ करी थी? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर करी थी। कब करी थी? अगर ये आप भी याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 1913 में करी थी। ठीक है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको बस इतना पता होना चाहिए गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी। तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना करी थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओ मा गा ता मा रू क्या था? इस तरह से पूछा जाता है। ओ मा गा ता मारू क्या है? कोमा गाता मारू ये जो है ये जापानी जहाज था जो कि बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था जापान से। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ जिसमें 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोमा गामाता ये जो भी है कोमा गाता मारू ये जहाज था जो कि जापानी जहाज था। बस आपको बस इतना ध्यान रखना है। और सुनो आगे, 1915 देख रहे हो ना, हम लोग कहाँ से शुरू किया अभी? देखो 1905 के आसपास से शुरू किए थे यहाँ पे।
जो मुख्य पॉइंट इंपॉर्टेंट होने शुरू हुए थे। तो यहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं और कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, देखो 1915 तक पहुँचे हैं। हम लोगों को कहाँ तक पहुँचना है, 1947 तक। रिलैक्स माइंड होके बस पॉइंट को सुनते रहो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो को इसको देखेंगे आँखों में तभी, अब बस कुछ सुनना है, हेडफोन लगा के कान में म्यूजिक की तरह सुनते रहो, ठीक है, एंजॉय करो। देखो 1915 में कौन क्या होता है, 1915 में अंग्रेज सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। जब महात्मा गांधी वहाँ से 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका, तो वहाँ से जब वापस आए 1915 में, तो इनको जो है अंग्रेजों ने कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कैसर की हिंद की उपाधि किसको दी गई थी, तो महात्मा गांधी जी को दी गई थी कैसर ए हिंद की उपाधि। और कब दी गई थी, तो 1915 में। और देखो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, मैंने कुछ समय पहले ही बताया 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। और अलग अलग कब हुए थे, 7 सूरत 1907 और सूरत अधिवेशन में, ठीक है। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना करी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना करी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करी। जॉर्ज अरुल्ड को लीग का सचिव बनाया गया। ये दोनों अलग हैं, होम रूल लीग तो लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, होम रूल लीग की स्थापना करी। स्वशासन प्राप्ति हेतु होम रूल लीग की स्थापना करी। जो पूना वाला था, पूना में किसने करी, बाल गंगाधर तिलक ने, और मद्रास में किसने करी, तो एनी बेसेंट ने करी। बस आपको सुनना है, याद रटने की कोशिश नहीं करना है, ठीक ना। याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं इसको बताऊंगा। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना करी। अहमदाबाद गुजरात में है, तो इन्होंने गुजरात में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करी। ठीक, कब करी, 1916 में। कब आए थे, 1915 में। कब गए थे, 1893 में। ठीक, बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल है। ये आप समझ लो कि बिहार पीएससी जो एग्जाम होता है, तो राजकुमार शुक्ल के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से बीपीएससी में। तो इनको आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। एसएससी के अंतर्गत इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी चूंकि इतने बड़े नेता थे तो इनको बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो, बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया, यानी कि चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। किसने किया, राजकुमार शुक्ल ने। कहाँ के थे, बिहार के थे। इन्होंने चंपारण आंदोलन के समय चंपारण आंदोलन के इस सूत्रधार की, मतलब इनकी राजकुमार शुक्ल की 20 मई 1929 को 52 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन जिससे एमन से शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई शुक्ल जी की, राजकुमार शुक्ल जी की, तो वो उन्होंने एमन जो था, ये ब्रिटिश अधिकारी, इसने 300 रुपये श्राद्ध कार्य करने के लिए भेजा था। और उन्होंने क्या बोला था कि यह एक चंपारण का एक अकेला मर्द था। और अकेला मर्द किसको बोला गया था वहाँ का, झांसी का, तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बोला गया था अकेला मर्द, अकेली मर्द, ठीक ना। और देखो, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था, बताओ कहाँ पे किया था, जस्ट सेकेंड। देखो, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया, ठीक है। कहाँ किया, दक्षिण अफ्रीका। इस पॉइंट को आपको हल्के में नहीं लेना है, इसको ध्यान रखना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में। जब वो गए थे 1893 में, तो वहाँ जब रह रहे थे दक्षिण अफ्रीका में ही, तो वहीं पे इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया था, तो इन्होंने चंपारण में किया था। चंपारण में जब बिहार गए थे, तो जब इन्होंने बुलाया था राजकुमार शुक्ल ने, तो वहीं पे इन्होंने 1917 में भारत के अंतर्गत सबसे पहले सत्याग्रह किया। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को पॉइंट को ध्यान रखना है कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको दक्षिण अफ्रीका लगाना है। दक्षिण अफ्रीका आपको पता ना हो तो बता दूं पहले कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट में एक देश पड़ता है उसको दक्षिण अफ्रीका बोलते हैं। यहाँ पे अपना आता है इंडिया, ठीक है, इस तरह से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी। और देखो, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। और देखो, 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी। इस सबको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। आप यहाँ देखो, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल में
हड़ताल के समर्थन में की थी। तो यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है, लगाना है स्टार और करना है याद। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? तो अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में किया था उन्होंने। कब किया था? 1918 में। ठीक है। और पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था, इंडिया के अंतर्गत। और अगर विश्व में पूछा जाए मतलब सबसे पहली बार कहाँ किया था, तो उन्होंने अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत किया था। ठीक है। और देखो, गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। कब चलाया कर नहीं आंदोलन? कब चलाया था? 1918 में। कर मत दो, कर मत दो का नारा भी गांधी जी ने ही दिया था। ठीक ना? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 19 मार्च 1919। ये ऐसा दिन है, इतना खतरनाक दिन है कि आपको पता होना चाहिए। 19 मार्च 1919 इसमें क्या हुआ? रॉलेट एक्ट लागू किया गया। रॉलेट एक्ट क्या था कि इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद मतलब जिसको अंग्रेजों को लगेगा कि इससे हमको कुछ नुकसान हो सकता है, तो उस व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। और उसके विरुद्ध न कोई अपील होगी, ना कोई दलील सुनी जाएगी, ना ही कोई वकील रहेगा। जो उनका मर्जी होगा अंग्रेजों का वो करेंगे। तो ये जो है 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हो गया। डेट याद रखना है क्योंकि डेट ही पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था। तो 19 मार्च 1919। मार्च भी ध्यान रखना है, 19 मार्च ही है 1919 डेट। ये आप सोचेंगे सन बस याद करने काम नहीं चलेगा। 19 मार्च 1919 ध्यान रखना है कि रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, क्योंकि डेट से भी पूरा एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए 13 अप्रैल 1919 को, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस है, इसको आपको ध्यान रखना है। 13 अप्रैल, देखो मार्च आया, मार्च के बाद क्या आया? अप्रैल। तो 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ, और 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने बचपन से स्टोरी सुनते आ रहे होंगे। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में हुआ। इसमें जो है डॉक्टर संतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही इस जनसभा में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसके सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोगों की मृत्यु हुई। परंतु कांग्रेस समिति ने जो वहाँ पे मतलब देख रेख किया, उसमें उन्होंने जो बताया, वो क्या बताया कि 1000 व्यक्ति करीब मारे गए थे। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सिंपल सा इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उस समय किसने गोलियां चलवाई थी लोगों पर? किसने गोलियां चलवाई थी? तो जनरल डायर। जनरल डायर का नाम याद रखना है आपको, ये सन याद रखना है। ठीक। और देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारती ने डायर का सहयोग किया था, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने कैसर ए हिंद, जो उनको मिला था 1915 में, उस उपाधि को उन्होंने वापस कर दी अंग्रेजों को। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। तो क्वेश्चन यहाँ से पहले तो आप ये ध्यान रख लो कि रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि किसने दी थी? तो अंग्रेजों ने ही दी थी। और कैसर ए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? तो महात्मा गांधी जी को दी गई थी। राय बहादुर की उपाधि किसको दी गई थी? तो जमनालाल बजाज जी को दी गई थी। तो इन तीनों लोगों ने, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, इतने लोगों को 1000 लोगों को लगभग मार दिया गया, जनरल डायर के द्वारा मरवा दिया गया। उसके शोक में या उसके विरोध को प्रदर्शित करने के लिए गांधी जी ने ये सर की उपाधि लौटा दी। कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी ने लौटा दी, सर की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटा दी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने रिपोर्ट बैठाई। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। सब कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ देखो, देखो क्या लिखा है। वो 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। रॉलेट एक्ट जो 19 अप्रैल 1919 को आया, 19 मार्च 1919 को आया। यहाँ देखिए 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इस दोनों और खिलाफत आंदोलन में के उत्तर में, ये जो इतने गंदे गंदे काम हुए, मान लीजिए इतने खतरनाक कार्य हुए, इसके उत्तर में गांधी जी ने क्या किया कि 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत कर दी। ठीक है। और असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब करी थी? तो 1920 में बताया था कि हाँ, ये असहयोग आंदोलन चलवाया जा रहा है। नागपुर अधिवेशन में इन्होंने बताया। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन की गांधी जी ने किस
क्यों शुरू की थी? तो ये जो था रॉलेट एक्ट जो आया था इसके विरोध में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था इसके विरोध में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया 1920 में। डेट भी आपको याद रखते चलना है धीरे धीरे करके, ठीक है। और देखो, जस्ट सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखना है, 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी के अंतर्गत, जिले के अंतर्गत चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारियों ने क्रोध में आकर एक थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन शुरू क्यों किया गया था? तो ये रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। लेकिन जो असहयोग आंदोलन था तो उसमें बहुत सारे लोग थे, गांधी जी अकेले तो थे नहीं, पूरे बहुत सारे क्रांतिकारी थे उसके अंदर शामिल, तो उनको अंतर्गत बहुत ज़्यादा गुस्सा था, भरा हुआ था। उन्होंने जो है 1922 के अंतर्गत असहयोग आंदोलन कब चलाया था गांधी जी ने? 1920 में। तो 1922 में जो है 5 फरवरी 1922 में क्रोध में आकर लोगों ने एक जो है पुलिस का थाना था वहाँ पे अंग्रेज सरकार का, तो उसके थाने के ऊपर उन्होंने आग लगा दी थी और इसमें इतने लोगों की मृत्यु हो गई, जिस घटना से गांधी जी दुखित हो गए, ठीक है। और गांधी जी दुखित होने के बाद इस क्या बोलते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाएगा, किस तरह से पूछा जाएगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित कर दिया था, किस घटना के बाद स्थगित कर दिया था असहयोग आंदोलन को? तो आपको क्या बोलना है, 1922 का चौरा चौरी कांड, गोरखपुर जिले के अंतर्गत चौरा चौरी जो कांड हुआ था उससे गांधी जी बहुत दुखित हो गए और उसी के कारण से उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। समझ में आई क्या बात आपको इतनी? हाँ, ठीक है ना। ये रामायण चल रहा है क्योंकि ये लंबा ही चलेगा, अभी थोड़ा लंबा है, तो इसको आपको ध्यान से सुनते जाना है और आपको साथ में गाते जाना है, ठीक ना। सुनो, 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता, देखो मजाक था वो, मेरी बात सुनिए आप पहले, शायद आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे। आप बुक्स पढ़ेंगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा किताबों में, ठीक ना। अगर मैं यहाँ पे गांधी जी को ला के इधर से दौड़ाते हुए दिखाऊं, इधर से एनिमेशन बना के दिखाऊं तो आपको मज़ा आएगा। लेकिन अगर मान लो इस तरह से मज़ा लगा के अगर वीडियो बनाएंगे तो उसमें 1.5 घंटे तो पहले एडिटिंग में लगेंगे, 4 घंटे उसको बनाने में सजाने में लगेंगे, और याद क्या करना है आपको, क्या वो याद करनी है, क्या नहीं करनी है? क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अगर उन सब चक्करों में पढ़ेंगे तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे ना, उन पॉइंटों को छोड़ दिया जाता है। तो इस लूसेंट पढ़ाने का मेरा सेंस यही है कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर कर सकें। अगर आपको बच्चों जैसा ही खेलना है तो बच्चों जैसे कि जो खेल रहे हैं वो खेलते ही रह रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक ना। ये लिख के ले लो आप मेरे से। लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ रहे हैं एक एक चीज़ को, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जो पॉइंट छोड़ दोगे ना एग्जाम में, वही पॉइंट एग्जाम में आता है। तो कोशिश, ये तो खुद ही एनसीईआरटी से बहुत सारा कॉपी पेस्ट किया गया है लूसेंट के अंतर्गत, तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ के लिखी गई हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वही लिखी गई हैं। अगर हिस्ट्री पढ़ने लग जाए तो सालों लग जाएंगे। तो आपको जितना मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट उतना याद करना है। ये हो गया हमारा थोड़ा सा प्रवचन, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखो आगे देखते हैं हम लोग, वीडियो को अंत तक देखना है, भागना नहीं है, ठीक। सुनो, 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना करी, ठीक। स्वराज पार्टी की स्थापना कब करी? 1923 में। किसने करी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करी। देखो बोलने में क्या है, टंग भी फिसलने लगती है, काफ़ी टाइम से बोलते बोलते हो गया। तो सुनो, 1900 स्वराज पार्टी की स्थापना कब करी गई थी? क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी गई। किसने करी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करी, ठीक है। समझ में आया क्या इतनी बात आपको? हाँ, आया ही होगा। समझना क्या है, सुनना है। सुनो आगे सुनो, महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 के अंतर्गत अध्यक्ष चुने थे। मतलब जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उसमें से सिर्फ कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने सिर्फ एक अधिवेशन में करी थी, जो कि था बेलगांव अधिवेशन, जो कि हुआ था 1924 में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गांधी जी ने सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी 1924 में, और सिर्फ एक ही बार उन्होंने अध्यक्षता करी है, ठीक है। और देखिए आगे, सचिंद्र सान्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी। भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजा शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी। हम लोग जो अब क्या बोलते हैं समितियों के बारे में पढ़ेंगे आखिर में विविध सेक्शन में, तो भी आपको इसको मैं कंफर्म करवाऊंगा, अभी बस इसको सुनते रहो। क्या हुआ था कि 1924 में जो है सचिंद्र सान्याल जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी, और 1928 में जो है
भगत सिंह जी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सोशलिस्ट अलग से जुड़ा हुआ है भगत सिंह वाले में, और सचिन सान्याल वाले में ये नहीं है सोशलिस्ट शब्द। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिन सान्याल, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने करी। समझ में आई क्या? आगे देखो। ठीक है, काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड कब हुआ? ये 9 अगस्त 1925 में हुआ। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में हुआ था। ये देखिए यहाँ पे 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। उसके कारण से ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू कब किया था? 1920 में। और क्यों किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, तो इस तरह से रिवीजन भी करते चलना है, भूलते नहीं जाना है। 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ। बस इतना ध्यान रखना है आपको। और यहाँ देखो, राम प्रसाद बिस्मिल ने यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने यह कहा था कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। ठीक है। संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। आपको ये पॉइंट 101% याद रखना है कि साइमन कमीशन इंडिया कब आया। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। क्यों पूछा जाता है? आगे 1-2 लाइन आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बस आप पहले ध्यान रखो, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। ठीक है, इसको जो है व्हाइट मैन कमीशन, व्हाइट WHITE व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। व्हाइट मैन मतलब सफ़ेद सफ़ेद गोरे लोग कमीशन, गोरे लोगों का कमीशन किसको बोला गया? व्हाइट मैन कमीशन, साइमन कमीशन को, जो कि आया था 3 फरवरी 1928 में। ठीक है, और देखो यहाँ पे जस्ट सेकेंड, देखो क्या लिखा है। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठियों से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो इसीलिए यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साइमन कमीशन कब आया था। क्यों? क्योंकि लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी ये साइमन कमीशन के विरोध में ही हुई थी। साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय अपने प्रदर्शनकारियों के साथ में, तो पुलिस कर्मियों ने क्या है, लाला लाजपत राय पे लाठियों से सर पे बहुत ज़्यादा मार दिया इनको। उनके वजह से कुछ समय बाद इनको जो है कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई थी। इतनी ज़्यादा उन्होंने पीट दिया था पुलिस वालों ने। इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस हो गया है, और ये क्वेश्चन आता है कि व्हाइट मैन कमीशन 1928 में आया था। तो ध्यान रखना है आपको। और लाला लाजपत राय ने जब इनको पीटा गया था तो इन्होंने एक बात ये भी बोली थी कि मेरे सर पे किया गया लाठियों का एक एक प्रहार ये अंग्रेज सरकार की कील या ताबीज में ऐसा कुछ साबित होगा। इस तरह से कुछ उन्होंने बोला था। पॉइंट आगे मिलेगा तो मैं कंफर्म करा दूंगा। पहले आप इतना ध्यान रखो कि 1928 में साइमन कमीशन आया था, और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की पुलिस के द्वारा लाठियों से प्रहार किए जाने के कारण से मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 लोग थे, तो कोई बात नहीं, रहने दो उनको। आओ देखो यहाँ पे देखो, हाँ, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। अपना लक्ष्य घोषित किया कब? तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्ण स्वराज की मांग कब करी गई? पूर्ण स्वराज की मांग करी गई 1929 में। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। यहाँ पे इतना पॉइंट दोनों आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब रखा गया, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, 1929 में ध्यान रखना है। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी अधिवेशन की? तो जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। ठीक है, कब हुआ, कहाँ हुआ था अधिवेशन? तो लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे इसको सुन लो, इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस या फिर प्रथम स्वाधीनता दिवस, दोनों बोल सकते हो इसको, मनाए जाने का निश्चय किया गया। ठीक है ना? इसके बारे में मैं और भी बहुत सारे फैक्ट्स बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में, ज़्यादा रिपीटेशन भी नहीं करेंगे। चलो आगे देखते हैं। अगर वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। प्राचीन भारत की लगभग 4 घंटे की है, और मध्यकालीन भारत की 3 घंटे की है। तो उन दोनों वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा एक बार टाइम निकाल के। ठीक है ना? इस वीडियो को देखने के बाद उसमें बहुत रिलैक्स होकर अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने। ये चूँकि फैक्ट्स हैं कुछ, इनको बस आपको इसी तरह से याद करना होगा। तो बस सुनते रहो, याद हो जाएगा। अगर नहीं याद होता है तो इसको 2-3-4 दिन बाद आपको फिर से एक बार वीडियो को स्पीड में करके देख लेना है। देखो, सुभाष चंद्र बोस ने भारत के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। किसने करी है? सुभाष चंद्र बोस ने। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सुनो।
4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 को हुआ था, 4 मार्च 1931 को। मार्च याद नहीं रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, 1931 आपको पता होना चाहिए। देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था 1930 में कब क्या हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी जी 1931 वाले में किसी मतलब गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था 1931 वाले में। क्यों? पहले वाले में जब उन्होंने भाग नहीं लिया था तो उन्होंने क्या है, इरविन ने गांधी जी के मांगों को मतलब बैठ के एक टेबल पे बात की उन्होंने। गांधी और इरविन जो वहाँ का अभी उस समय का जो भी वायसराय था या गवर्नर जनरल जो भी था, तो इसने जो है बैठ के इन लोगों ने बात किया गांधी जी ने, और गांधी जी उनकी बात को मान करके सविनय ये जो इनका आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको स्थगित कर दिया। और जो इनका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें सिर्फ भाग लिया उन्होंने। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। और सभी गोलमेज सम्मेलनों के अंदर किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, सुनते जाइए, आगे बढ़ाओ। देखो यहाँ पे लिखा भी है शायद, गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं है। ठीक ना। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इस भाग लिया, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। सब बता चुका हूँ आपको। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जेम्स रेंजे मैकडोनाल्ड था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों की प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था और इन्होंने तीनों में भाग लिया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बता भी चुका हूँ। चलो आगे देखो। मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। ठीक है, ये कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको ध्यान रखो। यहाँ पे जो मैंने आपको गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड जितने ही फैक्ट बताए हैं। और देखिए यहाँ पे 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सितार मैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। कब? 1939। देख रहे हैं 1939। 1942 में क्या हुआ? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। तो उससे कुछ समय पहले ही 1940 के आसपास 1947 में सुभाष चंद्र बोस जी को क्या हुआ, कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन गांधी जी क्या है कि उनको कांग्रेस मतलब गांधी जी को इनसे मतलब सुभाष चंद्र बोस से मतभेद था, इनको सरकार चलाने, या फिर मतलब समझिए कि इनका जो सुभाष चंद्र बोस जी थे मतलब काम वाले थे इंसान। ठीक ना, कि ये नियम कानून ज़्यादा धीरे धीरे बात नहीं होते थे, मतलब ये गरम दल समझ सकते हो, गरम दल की विचारधारा से समझ थे थोड़े बहुत। तो गांधी जी थे तो नरम दल वाले थे, तो इन्होंने पट्टाभी सिद्धारमैया को इन्होंने गांधी जी ने पद पर रखने की प्रस्तुति करी थी। लेकिन लोगों ने ज़्यादा फेमस उस समय सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो इनको लोगों ने जिता दिया था। तो बाद में सुभाष चंद्र बोस जी इस पद को छोड़ दिए थे। देखो यहाँ पे लिखा है 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही नए एक गुट का गठन किया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक का नाम दिया गया, कहा गया। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने इसीलिए करी थी, जो उनके समर्थक थे उनको लेकर उन्होंने एक अलग से कांग्रेस पार्टी के अंदर ही छोटा सा एक गुट बना लिया था, जिसको नाम क्या दिया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस काफ़ी फेमस थे, इनको आपको पता होना चाहिए। जस्ट सेकेंड, सिस्टम हैंग होने लगता है कभी कभी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, इन्होंने फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना बनाई थी। इनमें कभी करीब 2000 लोगों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सेना में कलकत्ता में एक बार सामने आ गए थे, आमने सामने हो गए थे, तो अंग्रेज डरने लग गए थे इनसे। ठीक है, जस्ट सेकेंड। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। कब करी थी? 1939 में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखो, फ्री इंडियन लीजन की नामक एक सेना किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान से सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जनरल जो माइकल वो डायर था, जिसने चौरा चौरी कांड करवाया था, लोगों को मरने की क्या बोलते हैं परमिशन दी थी, मतलब मारने का आदेश दिया था चौरा चौरी कांड में। तो सॉरी, चौरा चौरी नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? जनरल डायर ने करवाया था।
तो जनरल डायर को किसने मारा था? तो ये ऊधम सिंह ने मारा था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उनके अंतर्गत जो परिवार मारे गए थे तो उनके अंतर्गत एक छोटा सा बच्चा था ऊधम सिंह। तो ये बाद में जब बड़ा हो गया तो इन्होंने बदला लेने के लिए वहाँ पे जाके लंदन के अंतर्गत जाके इन्होंने मारा था डायर को, ठीक ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। जनरल डायर की हत्या किसने करी थी? ये क्वेश्चन सीधे सीधे से पूछा जाता है। तो ऊधम सिंह नामक व्यक्ति ने जनरल डायर को गोली मार करके हत्या करी थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो आगे, देखो गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही बमदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है। किस आंदोलन को? पावनार के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना, जो कांग्रेस के संस्थापक भी थे, इन्होंने भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करी थी। तो पाकिस्तान की मांग कब की गई थी ये आपको ध्यान रखना है, 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस की मुस्लिम लीग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की पाकिस्तान की मांग करी थी 1940 में, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है। आगे देखो, 1942 में बर्मा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। और देखो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंतर्गत दिया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। पैम्पलेट ये सब छोड़ो, यहाँ देखो, आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक संस्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी? रास बिहारी बोस ने करी थी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, किसी भी हाल में भूलना नहीं है। अपन जब पढ़ेंगे कि किस किस विभाग की स्थापना किसने किसने करी है अलग से विविध सेक्शन में, तो भी इसको कवर करेंगे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी? रास बिहारी बोस ने, ठीक। देखो, और देखो, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी कार्यकर्ता थे, ये तो सबको पता है, क्रांतिकारी थे। देखो यहाँ पे आगे देखो, जस्ट सेकेंड, आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति किसको बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस को सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था 1943 में, ठीक है। और देखो, 8 नवंबर 1943 को जापान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। यहाँ पे कुछ ज़्यादा इधर पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, यहाँ देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी कि जब भारत को आज़ाद किया गया 1947 में, उस समय जेबी कृपलानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेबर पार्टी के थे, ठीक ना। ये बार बार रिपीट कर रहे हैं अपन। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ की स्थापना का संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। यानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने करी थी? तो महात्मा गांधी जी ने करी थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना। इसको आप कंफ्यूज नहीं होना है कि हरिजन लिखा है तो आप क्या बोलते हैं, डॉक्टर अपने कौन से थे? भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर को नहीं लगा देना है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना उन्होंने नहीं करी थी, महात्मा गांधी ने करी थी, ठीक है। और देखो, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया था। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने दिया था। कब दिया था? 1943 में। और कांग्रेस की मांग करी थी उन्होंने 1942 में। सॉरी, कांग्रेस की नहीं, पाकिस्तान की मांग 1942 में करी थी। और देखिए, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदेव ने किया था।
और देखो, दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने हुए अत्याचारों को दिखाया गया, यानी कि नील दर्पण किसकी रचना है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो नील दर्पण जो है दीनबंधु की रचना है। ठीक है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन अजमर, ये सब कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस आगे देखना है। जस्ट सेकेंड। हाँ, यहाँ पे पढ़ो, भारत भारतीयों के लिए, यह नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया। स्वामी विवेकानंद जी 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया है, बता चुका हूँ। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। दिल्ली षड्यंत्र जो हुआ था उसमें दीनानाथ जो था, इन्होंने मुखबरी करी थी। मुखबरी मतलब बात इधर की बात उधर पहुंचाना। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी कौन हुए? खुदीराम बोस जी हुए। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जी.सी. हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया? नारायण गुरु ने दिया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। बस अब आपको इन पॉइंट को सुनना है। ठीक है। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है। और देखो, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। तो यहाँ पे इन सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, हल्के में नहीं लेना है कि मैं स्पीड में बोलते जा रहा हूँ तो आप छोड़ देंगे इनको। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने किया कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वारदेली की महिलाओं ने दी थी। और वारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी जी ने प्रदान की थी। तो यहाँ पे आपको वारदोली ही आता है एग्जाम में। तो वारदोली सत्याग्रह की वारदोली वहाँ की जो लोकल महिलाएं थी उन्होंने सरदार की उपाधि दी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो जब ये जो हिटलर के पास मिले गए थे सहायता के लिए, इंडिया की हेल्प करने के लिए, तो नेताजी उन्होंने ही कहा था। किसने? रुडोल्फ हिटलर ने। समझ गए? ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। कितने खतरनाक थे अपने सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? M.G. रानाडे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। देखो, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हुए? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले जी के राजनीतिक गुरु कौन हुए? M.G. रानाडे। इस सीक्वेंस में आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास जी थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। भारत का भी स्मारक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आपको सबको याद होगा। लौह पुरुष भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बिस्मारक का मतलब भारत को बनाने वाला, ये आपको पता होगा। बुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कुछ समय पहले ही बोल चुका हूँ, लगभग 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा, महात्मा गांधी जी ने की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। हरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ जाता है तो महात्मा गांधी जी को ही लगाना है, अम्बेडकर जी को नहीं लगाना है। फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर कहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेरिजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित किया गया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ठीक ना। भारत के पितामह, यहाँ पे मिल गया ना आपको क्वेश्चन, वही जो मैं पहले बोल चुका हूँ। भारत के पितामह जो हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पितामह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। ए.यू. होम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ए.यू. होम ने 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। और ए.यू. होम ने 28 दिसंबर 1885 को ही इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस की स्थापना करी थी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये भी एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, ये आपको सबको याद करना है।
और इस वीडियो को एक वीडियो में एक बार देखने से ये चीज़ें याद होने वाली नहीं है, पहले क्लियर कर दूं आपको। इस वीडियो को आपको दोबारा से 2-3 दिन के बाद फिर से सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है? और इसको सुनना ही है, क्योंकि इन सब क्वेश्चनों को छोड़ोगे यहीं से क्वेश्चन आता है। और ये ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा, बस 1-2 बार आप वीडियो को सुन लेते हो तो डेफ़िनेटली अच्छे से याद हो जाएगा। अगर नहीं भी याद होता है ना, तो अगर आप पढ़े रहते हो तो एग्ज़ाम में इस तरह से ऑप्शन रहते हैं कि आपको अगर सिर्फ 1-2 बार अच्छे से पढ़ा है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप सही करके आओगे, तो मेरी बात को मानना है, ठीक है? रॉलेक्ट एक्ट बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया था, ये सबको पता है। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी थी। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग किसने लिया था? भीमराव अम्बेडकर ने। सब पीछे बोल चुका हूँ मैं पहले, इसलिए इनको ज़्यादा अभी बार-बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान का सब पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली थे, तो इसको आपको अलग से ध्यान रख लेना है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। कांग्रेस के क्रिप्स प्रस्ताव पर गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक खत्म होने वाला है, बैंक नष्ट वाले हैं। इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फालिंग बैंक। ये कहा कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसके बारे में कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा था, ठीक ना? और देखो, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने करी थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप में है, यानी सेलुलर जेल कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में है। भारत महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी, ठीक है? तो ये था आज का हमारा वीडियो। देखो, अभी मैं कुछ पॉइंट आपको बोलना चाहूँगा, पहले वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको लूसेंट याद करने में दिक्कत हो रही है, मुझे पता है, आपको भी पता है और पूरी दुनिया को होती है। लूसेंट इतनी आसानी से याद होने वाली चीज़ नहीं है। अगर लूसेंट आपका अगर अच्छे से क्लियर हो जाता है ना, तो आप यूपीएससी का भी एग्जाम में अच्छे स्कोर पहले तो कर सकते हो। ये बेस है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो इसको आप शॉर्टकट में मत लीजिए, ना ही हल्के में लीजिए। जो जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ उतने पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखने के लिए आपको वीडियो को 1-2 बार देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है? चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ये वीडियो आपको दिखे भी। नहीं तो वीडियो दिखेगी भी नहीं, आप अभी देखोगे बाद में भूल जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले नंबर पे, और अभी रिलैक्स होके एक बार वीडियो को 1-2 दिन बाद से फिर से सुन लेना है, ठीक है? और हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? अब हमारा जो है इतिहास खत्म होने वाला है। इतिहास के बाद हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। अब विविध सेक्शन हमारा बचा हुआ है इतिहास का। तो आधुनिक भारत का हम लोग इसके अंतर्गत सब महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं और जो भी इस तरह की चीज़ें बची हुई हैं, तो उनको हम लोग एक एक वीडियो में छोटे छोटे वीडियो बना के अब पढ़ेंगे। तो अब ज़्यादा लोड लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।